नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 8 अक्टूबर 2020 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फ्लड फोरकास्टिंग टेक्नोलॉजी से संबंधित, दूसरे नंबर पे गैम्बलिंग को रेगुलेट करने से संबंधित और तीसरे नंबर पे हम क्वाड के फॉरेन मिनिस्टर्स की जो मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई उसकी आउटकम से संबंधित आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। उसके बाद लास्ट में एथिक्स का एक छोटा सा सेक्शन हम डिस्कस करेंगे एप्टीट्यूड से संबंधित। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल फ्लड की फोरकास्टिंग से संबंधित है। आप जनरल स्टडी पेपर 3 के डिजास्टर मैनेजमेंट टॉपिक से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। इस आर्टिकल को डिस्कस करते वक्त हम इन सभी एस्पेक्ट्स को जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। एज्यूम कीजिए आप डीएम बन गए हो। आपके ज़िले में एक रिवर होकर गुजरती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर है। मानसून का सीज़न चल रहा है और इस सीज़न में आपको एक इन्फॉर्मेशन मिली है सेंट्रल वाटर कमीशन से कि रिवर में पर्टिकुलर पॉइंट पर 24 घंटे में पानी का जो लेवल है वो बढ़ने वाला है, मतलब पानी का लेवल राइजिंग है और आपके पास सिर्फ 24 घंटे हैं एक्ट करने के लिए। और कुछ आपको नहीं बताया गया है। क्या ऐसी कोई प्रोबेबिलिटी है कि आसपास के गांव में जल भराव हो सकता है या फिर डेंजर कितना है, कोई अतिरिक्त इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिली है। आपके पास सिर्फ 24 घंटे हैं एक्ट करने के लिए। क्या आप ठीक से एक्ट कर पाओगे? शायद नहीं। इस मॉडल को कहते हैं डिटरमिनिस्टिक फ्लड फोरकास्टिंग मॉडल। देखो, 3 तरह की एजेंसीज हैं। एक है आईएमडी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ये तो वेदर की फोरकास्टिंग करते हैं कि बारिश कितनी हो सकती है, साइक्लोन की संभावना है या फिर नहीं है, ये सब चीज़ें इनकी तो फोरकास्टिंग की जाती है आईएमडी के द्वारा। इसके बाद काम स्टार्ट होता है सीडब्ल्यूसी का, सेंट्रल वाटर कमीशन। ये कमीशन क्या करता है? आईएमडी के डेटा को उठाता है, मतलब आईएमडी ने जो वेदर फोरकास्ट किया है उस डेटा को लेता है, साथ के साथ लोकल टोपोग्राफी को भी कंसीडर करता है। लोकल टोपोग्राफी कैसी है, ज़मीन कैसी है, प्लेट्यू है या फिर कैसा ज़मीन का स्ट्रक्चर है, उसके आधार पर फ्लड की फोरकास्टिंग की जाती है सीडब्ल्यूसी के द्वारा। समझ गए? मतलब वेदर संबंधित डेटा लाता है आईएमडी से, लोकल टोपोग्राफी और दूसरी कंडीशंस को देखा जाता है और फिर सीडब्ल्यूसी बताता है फ्लड आने के कितने चांसेस हैं। लेकिन देखो, चांसेस किस फॉर्म में बताए जाते हैं उसे कहा जाता है मॉडल ऑफ फ्लड फोरकास्टिंग। ये जो मॉडल है ना कि 24 घंटे पहले बताना कि रिवर में पर्टिकुलर पॉइंट पर पानी का जो लेवल है राइजिंग है या फिर फॉलिंग है, ये है डिटरमिनिस्टिक फ्लड फोरकास्टिंग मॉडल। फिर से बोलता हूं, इस प्रकार से फ्लड को फोरकास्ट करना ये है डिटरमिनिस्टिक फ्लड फोरकास्टिंग मॉडल। इसमें दिक्कत ये होती है एंड यूजर एजेंसीज। एंड यूजर एजेंसीज कौन सी हैं? जैसे आप डीएम हो, मतलब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जिनको फाइनली एक्ट करना है, या फिर म्यूनसिपैलिटीज या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित ऑर्गेनाइजेशन। इनको बड़ी दिक्कत आती है एक्ट करने में, क्योंकि फ्लड की जो फोरकास्टिंग है ना बिल्कुल निश्चित नहीं है, अनसर्टेन है, वेग है कि 24 घंटे का टाइम इनको मिला है और सिर्फ इतना बताया गया है पानी का लेवल पर्टिकुलर पॉइंट पे बढ़ रहा है, घट रहा है। अरे भैया, ये तो बताओ कि आसपास के एरिया में जल भराव की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो इस मॉडल में कमियां हैं डिटरमिनिस्टिक मॉडल ऑफ फ्लड फोरकास्टिंग में। अब एक दूसरा मॉडल है इंसेंबल फ्लड फोरकास्ट। यह मॉडल अच्छा है। इस मॉडल में क्या है, 7 से 10 दिनों का टाइम मिलता है एंड यूजर एजेंसीज को, यानी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, म्यूनसिपैलिटीज, डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित ऑर्गेनाइजेशन, उनको 7 से 10 दिन पहले बता दिया जाता है कि भैया पर्टिकुलर पॉइंट पर पानी का जो लेवल है उसके डेंजर लेवल से ऊपर जाने की जो संभावना है वो 80% है और इससे आसपास के एरिया में जल भराव की जो प्रोबेबिलिटी है वो 20% है। मतलब इस प्रकार से इंसेंबल फ्लड फोरकास्ट में प्रोबेबिलिटी की टर्म्स में बता दिया जाता है कि डेंजर लेवल से ऊपर पानी के लेवल बढ़ने की संभावना इतने % है, प्रोबेबिलिटी इतने % है और इससे आसपास के गांव में जल भराव होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो इतने % है। और टाइम भी ज़्यादा मिलता है एंड यूजर एजेंसीज को, 7 से 10 दिन।
और डिटरमिनिस्टिक फ्लड फोरकास्ट में कितना टाइम मिलता था? 24 घंटे। तो इंसेंबल फ्लड फोरकास्टिंग हो तो एंड यूजर एजेंसीज यानी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से काम कर सकते हैं, अच्छे से फ्लड आने से पहले ही सिचुएशन को संभाल सकते हैं। अब जैसा हमने डिस्कस किया, इंडिया में तो ये मॉडल फॉलो होता नहीं है, लेकिन यूरोपियन यूनियन, जापान, यूनाइटेड स्टेट्स वो अब इस मॉडल की तरफ मूव कर गए हैं। इंडिया ने अभी अभी डिटरमिनिस्टिक फोरकास्टिंग मॉडल की तरफ मूव किया है। मतलब जो घटिया वाला मॉडल है, 24 घंटे पहले पता लगता है राइजिंग और फॉलिंग का, सिर्फ वो भी ढंग से नहीं पता लगता, उस मॉडल की तरफ इंडिया ने अभी मूव किया है। इसके बाद अगर हम फ्लड फोरकास्टिंग के वेरियस एस्पेक्ट्स पर चर्चा करें, देखो सबसे पहला एस्पेक्ट है टाइमिंग। फ्लड फोरकास्टिंग अच्छी हो अगर इस काम में लगी सभी एजेंसीज जल्दी जल्दी से डेटा को कैलकुलेट करें और डेटा को डिसेमिनेट करें। जैसे सबसे पहले बारी आती है आईएमडी की। जितना जल्दी आईएमडी रेनफॉल को एस्टिमेट लगाएगी, मतलब एस्टिमेशन लगाएगी रेनफॉल का जितना जल्दी हो सके, तो उतना ही बेहतर है। उसके बाद बारी आती है सीडब्ल्यूसी की। जितना जल्दी सीडब्ल्यूसी आईएमडी के डेटा को इंटीग्रेट करती है अपने डेटा के साथ, उतना ही जल्दी सीडब्ल्यूसी पता लगा पाएगी या फिर फोरकास्टिंग कर पाएगी कि फ्लड की कितनी संभावना है। और उसके बाद ये भी मैटर करता है सीडब्ल्यूसी कितना जल्दी डेटा दे पाती है एंड यूजर एजेंसीज को, यानी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को। अब पता लगे सीडब्ल्यूसी ने डेटा तो इकट्ठा कर लिया, लेकिन देने में ही 2-3 दिन का वक्त लगा दिया, ये तो फिर एफिशिएंसी नहीं हुई ना फ्लड फोरकास्टिंग में। तो अगर ये सारी एजेंसीज अपना काम जल्दी जल्दी से करेंगी तो लीड टाइम ज़्यादा होगा एंड यूजर एजेंसीज के पास। लीड टाइम मतलब कितना पहले एंड यूजर एजेंसीज को पता लग जाएगा कि फ्लड की संभावना है। मान लीजिए 2 दिन पहले डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को पता लग जाता है फ्लड के आने की संभावना के बारे में, तो लीड टाइम हुआ 2 दिन। अगर 7 दिन पहले पता लग जाता है, इंफॉर्मेशन मिल जाती है, तो लीड टाइम हुआ 7 दिन। इसके बाद बारी आती है टेक्नोलॉजी की। टेक्नोलॉजी के एस्पेक्ट के बारे में हम जानते हैं फ्लड फोरकास्टिंग के क्षेत्र में। देखो टेक्नोलॉजी की सहायता से भी लीड टाइम को इंक्रीज किया जा सकता है। जैसे पहले देखो आईएमडी रेन गेजेस का सहारा लेके बारिश के बारे में फोरकास्टिंग करती थी, बट अब तो आईएमडी के पास 35 के आसपास एडवांस्ड डोपलर वेदर रेडार्स हैं। ये जो एडवांस्ड डोपलर वेदर रेडार्स हैं, ये क्लाउड रिफ्लेक्टिविटी के बेस पे ज़्यादा अच्छे से डेटा देते हैं आईएमडी को, और आईएमडी ज़्यादा बेहतर ढंग से बारिश की फोरकास्टिंग कर सकती है। बट दिक्कत ये है कि आईएमडी के पास सिर्फ 35 एडवांस्ड डोपलर वेदर रेडार्स हैं, जबकि यूएसए का एरिया हमसे काफ़ी ज़्यादा है और यूएसए के पास हमसे काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड डोपलर वेदर रेडार्स हैं। तो ये एक एस्पेक्ट है कि टेक्नोलॉजी की सहायता से लीड टाइम को इंक्रीज किया जा सकता है। आप आईएमडी के बाद इवन सीडब्ल्यूसी का एग्जांपल देख लीजिए कि सीडब्ल्यूसी के पास कैसी टेक्नोलॉजी है। आर्टिकल में कहा जाता है, देखो सीडब्ल्यूसी की जो टेक्नोलॉजी है अभी भी काफ़ी पुरानी है। स्टैटिस्टिकल मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है सीडब्ल्यूसी के द्वारा, यानी सेंट्रल वाटर कमीशन के द्वारा फ्लड फोरकास्टिंग के लिए। अब होता क्या है, स्टैटिस्टिकल मेथड्स का जब आप इस्तेमाल करोगे ना, तो ये थोड़ा मैनुअल मेथड है। आपको जो एडवांटेज मिला, मतलब आईएमडी ने जो आपको एडवांटेज दिया एडवांस्ड डोपलर का इस्तेमाल करके, वो एडवांटेज आपने खो दिया, क्योंकि सीडब्ल्यूसी तो पुराने मेथड्स अभी भी इस्तेमाल कर रही है। समझ गए? मैं फिर से बोलता हूं, देखो फ्लड फोरकास्टिंग में सीडब्ल्यूसी क्या करती है, डेटा आईएमडी के डेटा को इंटीग्रेट करती है। आईएमडी ने अच्छी टेक्नोलॉजी यूज करके आपको अच्छा डेटा दिया, जल्दी डेटा दिया, बट सीडब्ल्यूसी जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है, जो मेथड से इस्तेमाल कर रहा है, वो अभी भी पुराना है। तो इस वजह से आईएमडी का जो एडवांटेज था वो खत्म हो गया, खत्म कर दिया सीडब्ल्यूसी ने, क्योंकि सीडब्ल्यूसी अभी भी पुराना मेथड इस्तेमाल कर रही है। इसके ठीक विपरीत गूगल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये देखो हाइड्रोलॉजिकल डेटा और फोरकास्ट मॉडल्स को काफ़ी अच्छे से अडोप्ट करता है। गूगल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करता है, अगर डेटा की थोड़ी बहुत कमी भी है तो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से काम चला लेता है, और स्टैटिस्टिकल मेथड्स जिनको फॉलो किया जाता है सीडब्ल्यूसी के द्वारा, उसकी कमियों को भी अवॉइड करता है।
तो राइटर ये सजेस्ट करते हैं दो चीज़ें करनी होगी। आईएमडी जो रेन की फोरकास्टिंग करता है, इनको तो ज़्यादा एडवांस डोपलर लगाने होंगे हमारे इंडिया के साइज को देखते हुए। दूसरा, सीडब्ल्यूसी, इनको गूगल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी टेक्निक का इस्तेमाल करना होगा, पुराने स्टैटिस्टिकल मेथड्स को छोड़ना होगा। लास्ट में कंक्लूजन रिमार्क्स में ये बोला जाता है, देखो पुरानी टेक्नोलॉजीज़, या फिर यूं कहें एक एजेंसी के पास नई टेक्नोलॉजी है तो दूसरी के पास पुरानी है, तो भी कोई फ़ायदा नहीं होता। सभी एजेंसीज़ के पास नई टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, तब जाके लीड टाइम जो है वो कम किया जा सकता है। इसके साथ साथ कोऑर्डिनेशन भी अच्छा होना चाहिए। जैसा हमने शुरुआत में डिस्कस किया, कई बार ऐसा होता है डेटा डिसेमिनेट करने में भी टाइम लग जाता है। सारा जो बोझ आ जाता है एंड यूजर एजेंसीज पे, जैसे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, म्यूनसिपैलिटीज़, इन पे, क्योंकि इनको बहुत कम टाइम मिलता है और प्रॉपर वार्निंग भी नहीं मिलती कि कब फ्लड आ सकती है और कितना इंटेंस फ्लड आ सकती है। तो फिर ये एफर्ट्स लगाते तो हैं, एफर्ट्स उतने इफेक्टिव नहीं हो पाते। इसके साथ साथ लास्ट में ये भी बोला जाता है, देखो अभी इंडिया को टाइम लगेगा कि इंडिया इंसेंबल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करे फ्लड फोरकास्टिंग के लिए। वैसे आईएमडी ने टेस्टिंग स्टार्ट तो कर दी है इंसेंबल मॉडल्स की सहायता से, ताकि वेदर को फोरकास्ट किया जा सके, और इसके लिए 6.8 पेटाफ्लोप्स सुपर कंप्यूटर्स का सहारा लिया जा रहा है, परत्यूस एंड मिहिर। बट दिक्कत वही है ना, जैसा हमने डिस्कस किया, अगर आईएमडी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल कर भी लेता है तो सीडब्ल्यूसी जो फ्लड फोरकास्टिंग करता है, ये तो अभी भी। नेक्स्ट आर्टिकल ऑनलाइन गैम्बलिंग को रेगुलेट करने से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से और जीएस पेपर 4 में एथिक्स से भी इस आर्टिकल को, इस इश्यू को रिलेट किया जा सकता है। इन सभी एस्पेक्ट्स को हम जानेंगे आर्टिकल को डिस्कस करते वक्त। सबसे पहले बात करते हैं कंटेक्स्ट की। कुछ दिनों पहले की बात है, गूगल ने पेटीएम की एक एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से हटा लिया, ये कहते हुए कि गूगल की गैम्बलिंग पॉलिसीज का उल्लंघन कर रही है पेटीएम की एप्लीकेशन। एक्चुअली देखो, हाल फिलहाल में कुछ एप्लीकेशंस ऐसी इमर्ज होके आई हैं जो गेम ऑफ स्किल्स के नाम पर गैम्बलिंग को प्रमोट कर रही हैं। गेम ऑफ स्किल्स मतलब ये एप्लीकेशंस दिखाती तो ऐसी हैं जैसे आप अपनी 11 प्लेयर्स की टीम चूज़ कीजिए, अगर आपके 11 प्लेयर्स अच्छे रन बनाते हैं तो आपको प्राइज़ मिलेंगे, भाई ये तो स्किल्स की बात है, ऐसा दिखाती हैं ये एप्लीकेशन। बट एक्चुअल में वो गैम्बलिंग को प्रमोट कर रही हैं, ऐसा गूगल का मानना है। तो अब डिबेट सी चल पड़ी है, क्या इनको अलाउ करना चाहिए ऐसी ऐसी एप्लीकेशंस को। ड्रीम 11, पेटीएम की भी जो एप्लीकेशन है जो बोलती है कि आप अपनी टीम बनाइए, इनाम जीतिए, तो उसी को लेकर ये आर्टिकल है। सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे देश में गैम्बलिंग का रेगुलेशन फिलहाल कैसे है। देखो, गैम्बलिंग जो है वो स्टेट सब्जेक्ट में आता है। संविधान ने स्टेट लेजिस्लेचर्स को पावर दी है कि वो बैटिंग और गैम्बलिंग को लेके कानून बना सकते हैं। इस दिशा में पहला प्रयास किया गया था 1867 में, पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट बना था, जिसमें यह प्रोविज़न किया गया था जो भी पर्सन पब्लिक में गैम्बलिंग करता है उसके खिलाफ मामला दर्ज होगा और उसको सज़ा दी जाएगी। इसके बाद बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ गैम्बलिंग एक्ट आया 1887 में। इसमें गैम्बलिंग को डिफाइन किया गया है जिसमें गेमिंग और बैटिंग दोनों आते हैं। यहाँ पे गेमिंग की बजाय गैम्बलिंग लिखा हुआ होना चाहिए। तो इस एक्ट में जैसे गैम्बलिंग को डिफाइन किया गया है उसमें गेमिंग और बैटिंग दोनों चीज़ें आती हैं। तो बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ गैम्बलिंग एक्ट 1887 के अलावा एक आईटी एक्ट 2000 है। इसके सेक्शन 67 में ऑनलाइन गैम्बलिंग को बहुत ही वेगली डिफाइन किया गया है, अच्छे से डिफाइन नहीं किया गया है। सेक्शन 67 बोलता है, ये सेक्शन रोक लगाता है किसी भी ऐसी इंफॉर्मेशन के ऑनलाइन ट्रांसमिशन और पब्लिकेशन पे जिससे कोई पर्सन करप्ट होता हो। जैसे देखो, पोर्न मटेरियल है या फिर इवन ये गैम्बलिंग है, इससे तो ऑनलाइन अगर ये ऐसी इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होता है तो दूसरे पर्सन करप्ट हो सकते हैं ना। तो ऐसी किसी भी इंफॉर्मेशन के ट्रांसमिशन और पब्लिकेशन पर रोक लगाई जाती है आईटी एक्ट 2000 के सेक्शन 67 के द्वारा। समझ गए? मतलब रेगुलेशन का एसेंस अगर हम निकालें, स्टेट लेजिस्लेचर्स के पास पावर है, वो कानून बना सकती हैं, और विभिन्न स्टेट्स ने अपना अपना कानून बनाया है गैम्बलिंग को रेगुलेट करने को लेके। यूनिफॉर्मिटी नहीं है, किसी स्टेट ने कैसा कानून बनाया है, किसी स्टेट ने अलग टाइप का कानून बनाया है। बट देखो, दिक्कत ये है, ये सारे कानून ना
इंटरनेट के आने से पहले के हैं। पहले तो ऑनलाइन गैम्बलिंग हुआ ही नहीं करती थी। अब इंटरनेट तो पिछले कुछ सालों में आया है। वैसे तो 90s में इंटरनेट आ गया था, लेकिन पिछले कुछ सालों में इंटरनेट का जो स्प्रेड है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और ऑनलाइन गैम्बलिंग जैसी चीज़ें निकल के आई हैं। तो मतलब अब विभिन्न स्टेट गवर्नमेंट्स के जो कानून हैं वो पुराने हो गए हैं। वो ऑनलाइन गैम्बलिंग को तो एड्रेस करते ही नहीं हैं। 2-3 स्टेट्स हैं जैसे सिक्किम और नागालैंड, इन्होंने देखो कुछ ऐसे स्पेसिफिक लेजिस्लेशन अडॉप्ट किए हैं जो ऑनलाइन गैम्बलिंग को परमिट करते हैं और रेगुलेट करते हैं। मतलब सिक्किम और नागालैंड में जो ऑनलाइन गैम्बलिंग है वो परमिटेड है और इनको रेगुलेट किया जाता है। और एक चीज़, गैम्बलिंग से संबंधित वेरियस जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्ट्स या फिर स्टेट गवर्नमेंट के एक्ट्स हैं वो देखो पब्लिक में गैम्बलिंग को प्रोहिबिट करते हैं, बट प्राइवेट हाउस में इन एक्टिविटीज़ पे ऐसी सीधी सीधी कोई रोक नहीं है। मतलब अपने घर में कोई जुआ खेल रहा हो, गैम्बलिंग कर रहा हो, तो उस पर ऐसी कोई रोक सीधी सीधी नहीं लगाई गई है। अब आप एक केस स्टडी देखिए ड्रीम 11 की। ये एक एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन में क्या होता है, रियल टाइम में मैच अगर होता है, मान लीजिए आज इंडिया और पाकिस्तान का मैच है, तो जिन्होंने एप्लीकेशन डाउनलोड की है वो एप्लीकेशन में 11 प्लेयर्स चूज करेंगे और वो 11 प्लेयर्स कैसे परफॉर्म करेंगे उसके आधार पर एप्लीकेशन यूजर्स को पॉइंट्स मिलेंगे और वो इनाम जीत सकते हैं। ऐसी इस टाइप की एप्लीकेशन है ड्रीम 11। मतलब मैंने डाउनलोड करके देखा नहीं, लेकिन जो कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है उससे तो यही लगता है। 2017 में मामला पहुंचा पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में। ड्रीम 11 से संबंधित पिटिशनर ने कहा था अरे भैया ये तो गैम्बलिंग है, आप इस पर रोक लगा दीजिए। तो पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा ये गैम्बलिंग नहीं है, ये तो गेम ऑफ स्किल्स है। मतलब एप्लीकेशन यूजर्स की स्किल है कि वो इनाम जीत सकते हैं, ये गैम्बलिंग नहीं है। तो पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने इस एप्लीकेशन पे रोक नहीं लगाई। उसके बाद 2019 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी इसी प्रकार की रूलिंग दी और इस साल की शुरुआत में राजस्थान हाईकोर्ट ने भी इसी प्रकार की रूलिंग दी। बट 6 मार्च को सुप्रीम कोर्ट के पास जब मामला पहुंचा, क्योंकि महाराष्ट्र की सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट के वर्डिक्ट के खिलाफ पिटीशन फाइल कर दी थी सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने सभी पार्टीज को नोटिस भेज दिया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इस मैटर में इन्वॉल्व सभी पार्टीज को नोटिस भेज दिया और कहा कि हम डिटेल में जाएंगे और पता लगाएंगे कि ये ड्रीम 11 जो है वो गेम ऑफ स्किल्स है या फिर नहीं है, ये गेम ऑफ स्किल्स है या फिर गैम्बलिंग है। तो ये सुप्रीम कोर्ट अब डिसाइड करेगी। ये देखो गेम ऑफ स्किल्स जैसी जो चीजें हैं ये तो नई नई निकल के आई हैं। अभी इनका कोई रेगुलेशन गवर्नमेंट्स के द्वारा नहीं किया जा रहा है, ये सेल्फ रेगुलेटेड हैं। कुछ बॉडीज बन गई हैं जैसे ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन या फिर द रमी फेडरेशन। इन्होंने सेल्फ रेगुलेशन कोड्स इस्टेब्लिश कर लिए हैं एडवर्टाइजमेंट्स के लिए, कैसे खेलना है, टैक्सेशन से संबंधित ये सब चीज़ें। सिर्फ नागालैंड हमारे देश में ऐसा स्टेट है जहां पे गेमिंग और स्किल गेमिंग को रेगुलेट किया जाता है। अब देखो हम आर्ग्यूमेंट्स जानते हैं किसके पक्ष में, इसके पक्ष में कि क्या गैम्बलिंग को लीगलाइज करना चाहिए, गैम्बलिंग और गेम ऑफ स्किल्स इन सब को क्या लीगलाइज करना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट तो देखो ये है, लॉ कमीशन ये रेकमेंड कर चुका है कि गैम्बलिंग को रेगुलेट किया जा सकता है, इससे काफ़ी सारे फायदे होंगे। सबसे बड़ा फायदा तो देखो ये होगा, रेवेन्यू प्राप्त होगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, मतलब स्टेट गवर्नमेंट्स को भी। गवर्नमेंट्स को रेवेन्यू प्राप्त होगा अगर गैम्बलिंग को लीगलाइज कर लिया जाता है। अभी देखो गैम्बलिंग होती तो है लेकिन इलीगल तरीके से होती है, इसलिए गवर्नमेंट्स को बहुत ज़्यादा रेवेन्यू का लॉस हो जाता है। दूसरा देखो इलीगल तरीके से अगर गैम्बलिंग होती है तो इलीगल तरीके से पैसा जनरेट होता है, उस पैसे का इस्तेमाल हो सकता है इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए जैसे टेररिज्म, ड्रग्स, इन सब चीज़ों के लिए। बट अगर गैम्बलिंग लीगलाइज होगी तो फिर इलीगल मनी जनरेट नहीं होगी और इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए पैसा इस्तेमाल नहीं होगा। कुल मिला के कहने का मतलब यह है ब्लैक मनी के जनरेशन को कम किया जा सकता है अगर गैम्बलिंग को लीगलाइज किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर देखो गैम्बलिंग को लीगलाइज किया जाता है तो इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी काफ़ी ज़्यादा होगा। एक अनुमान के अनुसार यूएसए में 2.5 लाख यानी 2.5 लाख के आसपास लोग हैं जो गैम्बलिंग सेक्टर से एम्प्लॉयमेंट प्राप्त कर रहे हैं। यूके में ये संख्या 1 लाख के आसपास है। तो इंडिया में भी अगर गैम्बलिंग को लीगलाइज किया जाता है तो बहुत से लोगों को रोजगार मिलेगा।
ये आगे देखो कुछ स्पेसिफिक आंकड़ा भी है कि कितना टैक्स रेवेन्यू प्राप्त हो सकता है, और अभी फ़िलहाल जो गैम्बलिंग इंडस्ट्री है वो कितनी बड़ी है। बिल्कुल स्पेसिफिक फिगर्स तो आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। अब आर्ग्यूमेंट्स हम डिस्कस करते हैं गैम्बलिंग को क्यों लीगलाइज नहीं करना चाहिए। सबसे पहला आर्ग्यूमेंट तो देखो ये है कि अगर आप ढंग से गैम्बलिंग पर रोक नहीं लगा पा रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप गैम्बलिंग को लीगलाइज कर दो। जैसे देखो, शराब पी के ड्राइवर्स चलाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है। अब इस चीज़ पर सरकार लगाम नहीं लगा पा रही है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि पैसे लेके ड्राइवर्स को बोल दो कि हाँ भैया आप पैसे दे दो और शराब पी के गाड़ी चला सकते हो। अगर आप पैसे देते हो इससे सरकार को रेवेन्यू भी प्राप्त होगा। ये क्या लॉजिक हो गया भाई? मतलब रेवेन्यू के चक्कर में आप गलत डिसीजन नहीं ले सकते ना। नेक्स्ट पॉइंट, और इस चीज़ की भी देखो कोई गारंटी नहीं है, अगर गैम्बलिंग को लीगलाइज किया जाता है तो ब्लैक मनी का जनरेशन नहीं होगा। बहुत सी कंपनीज टैक्स पे करेगी ही नहीं और उनका रेगुलेशन भी डिफिकल्ट होगा। सरकार को एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा गैम्बलिंग कंपनीज को रेगुलेट करने के लिए, उनको मॉनिटर करने के लिए। ये आसान चीज़ नहीं है। तो मतलब कोई गारंटी नहीं है गैम्बलिंग को लीगलाइज करने से ब्लैक मनी का जो जनरेशन है वो कम होगा। नेक्स्ट देखो, गैम्बलिंग मोरली भी तो रोंग है। न जाने कितने परिवार तबाह हो जाते हैं, गरीबी रेखा के नीचे आ जाते हैं गैम्बलिंग की वजह से। हमारा जो एंशिएंट लिटरेचर है वहीं से, वहाँ एंशिएंट लिटरेचर में भी गैम्बलिंग को गलत बताया गया है। जैसे देखो, युधिष्ठिर और बाकी जो पांडव हैं वो राज्य हार जाते हैं गैम्बलिंग में। तो एंशिएंट लिटरेचर से ही इंडिया में गैम्बलिंग को अच्छा नहीं माना जाता है। इसके बाद राइटर एक सॉल्यूशन बताते हैं। एक सॉल्यूशन ये हो सकता है, जो ये ऐसी एप्लीकेशंस है ना, पेटीएम वाली या फिर ड्रीम 11 वाली, जो बोलती हैं कि ये गेम ऑफ स्किल्स है, गैम्बलिंग नहीं है, इन पर अमाउंट फिक्स किया जा सकता है कि कोई पर्सन सिर्फ 100 रुपये तक का खेल सकता है या फिर 500 रुपये तक लगा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। अगर इससे ज़्यादा पैसा कोई यूजर लगाता है तो उसे गैम्बलिंग माना जाएगा। मतलब ऐसा कुछ किया जा सकता है ताकि ये गेम ऑफ स्किल्स ही रहे, इसमें किसी प्रकार का गैम्बलिंग का कोई एलिमेंट ना आए। इसके बाद कहा जाता है लास्ट में आर्टिकल में, अगर देखो गैम्बलिंग को आप लीगलाइज करोगे तो भी इसमें काफ़ी सारी हर्डल्स हैं। जैसा हमने शुरुआत में डिस्कस किया था, अभी गैम्बलिंग स्टेट सब्जेक्ट है, तो पार्लियामेंट इस पे कानून बनाए उससे पहले इसको कॉन्करेंट लिस्ट में कम से कम डालना होगा, संविधान को अमेंड करना पड़ेगा। इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट्स राजी नहीं होंगी। और जब आप गैम्बलिंग को लीगलाइज करोगे तो अलग एस्पेक्ट्स भी निकल के आते हैं। जैसे गैम्बलिंग देखो बाउंड्रीज को पार कर जाती हैं। मतलब गैम्बलिंग, ऑनलाइन गैम्बलिंग सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं रहेगी, उसके तार बाकी देशों से भी जुड़ेंगे। तो हमारा जो कानून है वो बाकी देशों के कानून के साथ भी कंप्लाई करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे इश्यूज आएंगे अगर गैम्बलिंग को लीगलाइज करने की दिशा में गवर्नमेंट सोचती है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आर्टिकल क्वेड से संबंधित है। आप जनरल स्टडी पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं कंटेक्स्ट की। कंटेक्स्ट क्या है? हाल ही में क्वेड की, जिसमें 4 देश शामिल हैं, क्वेड की मिनिस्ट्रियल लेवल की मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई। कहाँ पर? जापान के शहर टोक्यो में। इससे पहले क्वेड के जो मिनिस्टर्स हैं वो यूएन जनरल असेंबली के मौके पर मिले थे, लेकिन महामारी होने के बावजूद क्वेड की मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई और सभी लीडर्स, जैसे देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, यूएसए में अभी इलेक्शन है, बावजूद इसके यूएसए के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, स्टेट सेक्रेटरी हैं पोम्पियो, वो इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए आए। हालांकि बाकी प्रोग्राम्स उन्होंने कैंसिल कर दिए, लेकिन उन्होंने इस मीटिंग को जरूर अटेंड किया। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर, फिलहाल देखो इंडिया और चाइना रिलेशंस में टेंशंस हैं, बावजूद इसके एस जयशंकर ये मीटिंग अटेंड करने के लिए गए। और ऑस्ट्रेलिया की फॉरेन मिनिस्टर को भी पता था अगर जापान से वापस मैं लौटूंगी तो मुझे वापस आने के बाद क्वारंटीन करना होगा 2 हफ्तों के लिए। लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलिया की फॉरेन मिनिस्टर इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए जापान में आई। तो संकेत साफ तौर पर यह है कि सभी जो देश हैं अब इस ग्रुप को काफ़ी ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा वेटेज दे रहे हैं। पहले देखो पब्लिक डोमेन में स्टेटमेंट में नहीं बताया जाता था कि क्वेड के मेंबर कंट्रीज के द्वारा क्या क्या डिस्कस किया गया, लेकिन इस बार काफ़ी चीज़ों पर चर्चा हुई। वो बताया गया पब्लिक को कि इन चीज़ों को लेकर चर्चा हुई। जैसे
क्वाड के मेंबर कंट्रीज की फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग अब एक एनुअल इवेंट होगा, यानी हर साल क्वाड की फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग ऑर्गेनाइज होगी। दूसरा, ये भी पब्लिक को बताया गया कि क्वाड ने चर्चा की कि महामारी से कैसे निपटा जाए और आपस में कैसे कोऑपरेट किया जाए। नेक्स्ट, बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, सप्लाई चेन इनिशिएटिव्स इन द रीजन। इन सब इश्यूज पर चर्चा हुई क्वाड के फॉरेन मिनिस्टर्स के बीच। इसके बाद राइटर ये बोलते हैं, देखो जापान के पहले जो प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे, वो क्वाड के आइडिया को काफ़ी ज़्यादा तवज्जो देते थे और शिंजो आबे ने ही 2007 में क्वाड के आइडिया को कंसीव किया था। बट अब जापान के प्रधानमंत्री चेंज हो चुके हैं। जापान के प्रधानमंत्री फिलहाल हैं योशिहाइडे सुगा। तो इनके प्रधानमंत्री बनने के बाद कुछ एक्सपर्ट्स बोल रहे थे क्या ये भी उतना ही क्वाड को तवज्जो देंगे जितना शिंजो आबे दे रहे थे। तो जापान के प्रधानमंत्री, नए प्रधानमंत्री ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि मैं क्वाड को उतना ही तवज्जो दूंगा जितना कि जापान के पुराने प्रधानमंत्री देते थे। नेक्स्ट पॉइंट, देखो माइक पोम्पियो जो स्टेट सेक्रेटरी हैं यूएसए के, इन्होंने जो स्पीच दी उसमें इन्होंने कहा कि क्वाड को कोलैबोरेट करना चाहिए ताकि इंडो पैसिफिक रीजन को प्रोटेक्ट किया जा सके सीसीपी एक्सप्लॉयटेशन, सीसीपी मतलब चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के एक्सप्लॉयटेशन, करप्शन और कोर्जन से। एक तरफ से माइक पोम्पियो इशारा कर रहे थे एलएसी पर जो स्टैंड ऑफ है, मतलब इंडिया और चाइना के बीच जो टेंशंस हैं या फिर चाइना की जो एग्रेशन है साउथ और ईस्ट चाइना सी में। पहले देखो यूएसए के जो लीडर थे वो सिर्फ बोले करते थे कि क्वाड जो है वो एक डेमोक्रेसीज का ग्रुप है, कोलिशन है, ये इंश्योर करने के लिए कि इंडो पैसिफिक रीजन फ्री हो, ओपन हो। बट अब यूएसए के लीडर्स की जो भाषा है वो चेंज हो चुकी है। माइक पोम्पियो ने कहा, इशारा किया एक प्रकार से, सीधा सीधा नहीं, कि जो देश चाइना के साथ टेंशंस फेस कर रहे हैं वो आपस में मिलिट्री अलायंस बनाएं इस इंडो पैसिफिक रीजन में। तो क्या इंडिया इसके लिए तैयार है? देखो जापान और ऑस्ट्रेलिया की तो ऑलरेडी अलायंस ट्रीटीज हैं यूएसए के साथ, बट इंडिया ने अभी तक आज़ादी के बाद से ही स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को ज़्यादा तवज्जो दी है। बट अब यूएसए इंडो पैसिफिक रीजन में यूएसए और चाइना के बीच जो टेंशंस हैं उन टेंशंस में इंडिया को भी शामिल करना चाहता है। एक प्रकार से यूएसए चाहता है चाइना को काउंटर करने में इंडिया यूएसए का सीधा सीधा साथ दे। इवन इंडिया और चाइना के बीच बॉर्डर पर जो टेंशंस हैं उन टेंशंस में क्वाड एक रोल प्ले करे, ऐसा यूएसए चाहता है। आर्टिकल में देखो ये सजेस्ट किया जाता है, अगर देखो कैपेसिटी बिल्डिंग इंडिया की होती है क्वाड ग्रुप की सहायता से, इंडिया को कुछ टेक्नोलॉजी मिलती है, डिफेंस इक्विपमेंट्स में फ़ायदा होता है, ये सब तो अच्छा है। बट ऐसा सिग्नल देना कि हम यूएसए के कहने पर चल रहे हैं, यूएसए के ग्रुप में हम शामिल हो चुके हैं, ये शायद इंडिया के लिए उतना बेहतर ना हो, क्योंकि इंडिया खुद एक एम्बिशियस पावर बनने की तमन्ना रखता है, किसी का पिछलगू बनने की तमन्ना इंडिया नहीं रखता है। इंडिया इक्वल इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर के हिसाब से काम करना चाहता है, ना कि ऐसा संकेत, ऐसा इंप्रेशन इंडिया देने को वर्ल्ड को देना चाहता है कि हमें तो यूएसए के द्वारा लीड किया जा रहा है, हमारी फॉरेन पॉलिसी यूएसए के द्वारा डिसाइड की जा रही है। तो इंडिया को सोच समझ के यूएसए के साथ इवन क्वाड में अपनी एंगेजमेंट को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहिए। इसके बाद लास्ट में हम एथिक्स का एक छोटा सा पोर्शन देखते हैं, एप्टीट्यूड से संबंधित। तो अगर यूपीएससी ये क्वेश्चन पूछती है सिविल सर्वेंट्स के लिए किस प्रकार का एप्टीट्यूड होना चाहिए, तो आप 4 प्रकार की कॉम्पिटेंस बता सकते हो: प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, सोशल कॉम्पिटेंस, एथिकल कॉम्पिटेंस और सबसे लास्ट में इमोशनल कॉम्पिटेंस। इन 4 प्रकार की कॉम्पिटेंस की आप बात करोगे जब यूपीएससी ये पूछेगी कि सर सिविल सर्वेंट्स के लिए किस प्रकार के एप्टीट्यूड की आवश्यकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस की। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस में देखो ये सब चीज़ें आती हैं: एक्सपर्टीज, एफिशिएंसी, रिस्पॉन्सिवनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कमिटमेंट, ड्यूटीफुलनेस, ऑब्जेक्टिविटी। जब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे फाउंडेशनल वैल्यूज ऑफ सिविल सर्विसेज, तब हम इन सबको एक एक करके डिटेल से डिस्कस करेंगे कि ड्यूटीफुलनेस क्या है, इंटीग्रिटी क्या है, ऑनेस्टी क्या है, ऑब्जेक्टिविटी क्या है, उन सबको डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस में वो चीज़ें आती हैं जो ज़रूरी हैं सिविल सर्विसेज के प्रोफेशन के लिए, मतलब इन चीज़ों में योग्यता होना, पात्रता होना ज़रूरी है सिविल सर्वेंट बनने के लिए। दूसरी कॉम्पिटेंस की हम बात करें सोशल कॉम्पिटेंस। देखो ये सिविल सर्वेंट्स के लिए ज़रूरी है कि वो सोशल जो एक्सेप्टेड कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं उनको समझें, उनकी रिस्पेक्ट करें,
और ऐसे ना बिहेव करें कि सोसाइटी के लोगों को ये लगता है कि पर्टिकुलर सिविल सर्वेंट तो हमारे कल्चरल प्रैक्टिसेस का तिरस्कार कर रहा है या फिर उन प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट काम कर रहा है, तो इससे तो जनता में इन असंतोष की भावना है वो बढ़ेगी। ऐसा नहीं होना चाहिए कोई भी सिविल सर्वेंट। तो सिविल सर्वेंट के लिए ये जरूरी है कि वो लोकल कल्चर को समझे और उस कल्चर का रिस्पेक्ट करे। उस सिविल सर्वेंट का बिहेवियर इस प्रकार का होना चाहिए कि लोकल कल्चर की रिस्पेक्ट हो। नेक्स्ट बात करते हैं एथिकल कॉम्पिटेंस की। सिविल सर्वेंट के लिए ये जरूरी है कि वो एथिक्स की जटिलताओं को समझें। सिविल सर्वेंट को ये पता होना चाहिए कि कौन सा जो बिहेवियर है वो एथिकल बिहेवियर है, कौन सा बिहेवियर एथिकल बिहेवियर नहीं है। और सिविल सर्वेंट के लिए ये भी जरूरी है कि सिचुएशन कैसी भी हो वो हर एक सिचुएशन में एथिकल स्टैंडर्ड्स को होल्ड कर सके। ऐसा नहीं कि हाँ नॉर्मल सिचुएशन में एथिकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जा रहा है सिविल सर्वेंट के द्वारा, लेकिन जब कोई ना देख रहा हो तब अनएथिकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जा रहा हो। नहीं, ऐसा नहीं। काफ़ी बार प्रेशर भी बहुत ज़्यादा आता है पॉलिटिशियंस की तरफ से या फिर अलग अलग सेक्शंस की वजह से तरफ से। तो सिविल सर्वेंट्स के लिए ये ज़रूरी है कि वो हर एक सिचुएशन में अपनी एथिकल वैल्यूज़ को, एथिकल स्टैंडर्ड्स को होल्ड कर सकें। सबसे लास्ट में इमोशनल कॉम्पिटेंस। सिविल सर्वेंट के लिए देखो ये भी काफ़ी ज़रूरी है कि वो अपने इमोशंस पर काबू पा सके। अब मान लीजिए कहीं दंगे हो रहे हैं, गोली चल रही है, तो सिविल सर्वेंट का काम है लीड करना वहाँ पर। अगर देखो सिविल सर्वेंट अपने डर पर काबू नहीं पा सकता है तो वो तो वहाँ से चला जाएगा। तो इमोशंस पे काबू पाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इमोशंस पे सिविल सर्वेंट काबू नहीं पाएगा तो बहुत बार ऐसा हो सकता है कि एक्साइटेड होके कुछ गलत स्टेटमेंट दे दी जाए, उसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। बहुत बार रेड डाली जाती है सिविल सर्वेंट्स के द्वारा, तो वहाँ पे बहुत सारा पैसा देखे सिविल सर्वेंट का अगर मन फिसल गया, लालच आ गया, तो फिर क्या फ़ायदा। मतलब इमोशंस पे काबू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये एक छोटी सी बात वैसे आप लिख सकते हो। डीओपीटी का जो ट्रेनिंग मैनुअल है उस ट्रेनिंग मैनुअल में लिखा हुआ है सिविल सर्वेंट्स के लिए होलिस्टिक कॉम्पिटेंस के बारे में। तो इस मैनुअल में 4 चीज़ें एक्सपेक्ट की जाती हैं सिविल सर्वेंट से: इथोस, एथिक्स, एफिशिएंसी, इक्विटी। बस लिखने के लिए लिख सकते हो। मतलब ऐसा नहीं कि यूपीएससी इसी पर क्वेश्चन पूछेगी कि बताओ डीओपीटी के ट्रेनिंग मैनुअल में क्या लिखा हुआ है। जब हमने ये सब चीज़ें जो डिस्कस की तो एक पॉइंट आप डीओपीटी के जो मैनुअल है इससे संबंधित भी लिख दीजिएगा। देखो जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया था, वैसे तो एप्टीट्यूड इज़ अबाउट पोटेंशियल। एप्टीट्यूड हमें फ्यूचर पोटेंशियल के बारे में बताता है, ये प्री कंडीशन है। लेकिन सिर्फ एप्टीट्यूड से काम नहीं चलता है, और एप्टीट्यूड ना हो तो भी एक पर्सन को जो है वो अच्छा सिविल सर्वेंट बन सकता है, क्योंकि उसका रीज़न है एटीट्यूड। मतलब बहुत सारी चीज़ें सीखी भी जा सकती हैं हार्डवर्क से, सोशलाइजेशन की सहायता से, नर्चर भी की जा सकती हैं चीज़ों को। हो सकता है किसी में एप्टीट्यूड ना हो सिविल सर्वेंट बनने का, लेकिन वो सोशलाइजेशन की सहायता से अच्छी चीज़ें एक्वायर कर ले और एक अच्छा सिविल सर्वेंट बन जाए। तो कहने का एसेंस देखो यहाँ पर ये है, अगर एक पर्सन के पास अच्छा पोटेंशियल है लेकिन उसे अच्छा इन्वायरमेंट नहीं मिलता है, अच्छा इन्वायरमेंट ही नहीं मिलेगा तो वो अपने पोटेंशियल को रियलाइज़ कैसे करेगा। दूसरे केस में अगर किसी पर्सन के पास पोटेंशियल है, उसे अच्छा इन्वायरमेंट भी मिल जाता है, लेकिन वो अपने दोनों चीज़ों को, अच्छे इन्वायरमेंट को और अच्छे पोटेंशियल को ठीक से यूटिलाइज नहीं कर पाता है, तो भी वो अपने पोटेंशियल को रियलाइज नहीं कर सकेगा। और सबसे लास्ट में, अगर कोई पर्सन सिविल सर्वेंट्स के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता है उनको अच्छे से नर्चर कर लेता है, हालांकि उसमें पोटेंशियल नहीं है लेकिन सभी तरह की कॉम्पिटेंस को वो इन्वायरमेंट से एक्वायर कर लेता है, सोशलाइजेशन की सहायता से एक्वायर कर लेता है, तो भी वो पर्सन अच्छा सिविल सर्वेंट बन सकता है। अब देखो काफ़ी बार एप्टीट्यूड को क्रिटिसाइज भी किया जाता है, क्योंकि ये पता लगाना मुश्किल होता है। जैसे हम कहें कि मिस्टर ए में एप्टीट्यूड है पेंटर बनने का, कैसे पता लगता है? कोई मतलब ठोस तरीका नहीं है ना कि ये पता लगाने का किस पर्सन में किस चीज़ का एप्टीट्यूड है। दूसरा, मान लीजिए कोई पर्सन अच्छी पेंटिंग कर रहा है, तो ये कैसे पता लगेगा कि उस पर्सन में अच्छा एप्टीट्यूड है पेंटिंग करने का, इस वजह से वो अच्छी पेंटिंग कर रहा है, या फिर उसने सोशलाइजेशन की सहायता से यानी मेहनत करके सीखा है अच्छी पेंटिंग करना। ये कभी नहीं पता लगता कि किस पर्सन में एटीट्यूड अच्छा है यानी मेहनत की है तब उसको अच्छी स्किल हासिल हुई है, या फिर उसके पास एप्टीट्यूड अच्छा है तब उसके पास अच्छी स्किल हासिल हुई है। ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है। तो इस प्रकार से हमने एथिक्स का एक छोटा सा सेक्शन डिस्कस किया।
हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।